he is called on to cure, the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable for the homeopathic physician as it was before the discovery. हनुमान कह रहा है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी भी चीजें आ जाए, जितने भी नए चीजें आप डिस्कवर कर लें डिजीजेस के बारे में, जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है? केयरफुल एप्रीहेंशन ऑफ इट्स असर्टेनेबल सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। केस टेकिंग की यहां पर हनुमान बात कर रहा है कि सबसे पहले कितनी भी नई डिस्कवरी हो जाए, कितने भी माइजम्स के बारे में आपको पता चल जाए, कितने भी और मेडिसिन के बारे में डिस्कवरी हो जाए, कितनी डिजीजेस एडवांस हो जाए, तो सबसे प्राइमरी चीज है, तो सबसे प्राइमरी ड्यूटी है वो आपका रहता है सबसे पहले केस लेना। केस कैसे आप लोगे? केयरफुल एप्रीहेंशन ऑफ इट्स असर्टेनेबल सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियन एज इट वाज बिफोर द डिस्कवरी। जितना इंपॉर्टेंट ये पहले था उस डिस्कवरी के, उतना ही इंपॉर्टेंट ये अभी भी है। इसकी इंपॉर्टेंस में कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहला और प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स क्योर इज अ गुड केस। अगर आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से केस लेना सीख जाएंगे, वही जो बात हमने पिछली बार भी पढ़ी थी कि एलिजाबेथ राइट हबर्ट कहती हैं कि अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। तो ये चीज यहां पर हनीमैन कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी एडवांसमेंट्स आ जाएं, कितनी भी नई थ्योरीज आ जाएं, सबसे पहला ड्यूटी, सबसे प्राइमरी ड्यूटी जो कि सबसे करीब लाती है हमारे क्योर के, वो होती है केस टेकिंग। एज नो रियल क्योर ऑफ दिस और ऑफ अदर डिजीजेस। हनीमैन कह रहे हैं कि कोई भी डिजीज हो, चाहे वो क्रॉनिक नेचर का हो, चाहे वो अक्यूट नेचर का हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, तब तक उसमें रियल क्योर नहीं हो सकता। कब तक? कैन टेक प्लेस विदाउट अ स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, ब्रैकेट में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ईच केस ऑफ डिजीज। ये जो स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ईच केस ऑफ डिजीज हनीमैन कह रहा है, ये केस टेकिंग की हनीमैन बात कर रहा है यहाँ पर। इंडिविजुअलाइजेशन हमारा नेसेसरी पर्पस है केस टेकिंग, पर ये करोगे कैसे इंडिविजुअलाइज? किसी भी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करोगे कैसे? जब उसका प्रॉपर केस लोगे, जब उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स लोगे, हर एक चीज उसकी नोट डाउन करोगे, तभी ये बता सकते हो तुम कि हाँ ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन से अलग है। तो जहां पर हनीमैन ये बात कर रहा है ना कि इंडिविजुअलाइजेशन, तो हनीमैन कहना चाहते हैं कि आप अच्छे से केस लीजिए, और जब आप अच्छे से किसी इंसान का केस लेते हो, तब अगर आप, मैं हूं, अगर आपका एक पेशेंट एक्स, मान लीजिए एक और पेशेंट है आपका वाई, और अगर आपको हमारी इंडिविजुअलिटी को डिफरेंशिएट करना है, तो आप मेरा जब प्रॉपर केस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग केस लेंगे और वाई पेशेंट का परफॉर्मा के अकॉर्डिंग प्रॉपर केस लेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये एक्स पेशेंट की डिजायर इज फॉर स्वीट एंड वाई पेशेंट की डिजायर इज फॉर सॉल्टी, and that is how we individualize and that is how we differentiate the patient। और यही हमारा प्राइमरी पर्पस है। क्यों हनीमैन कह रहा है कि कोई भी असली क्योर इसके बिना नहीं हो सकता। Only that is the investigation, some differences is to be made when the affection an acute and rapidly developed disease and when it is a chronic one। अब यहां पर नेक्स्ट चीज हनीमैन कह रहा है, कुछ डिफरेंसेस करने पड़ेंगे केस टेकिंग के दौरान, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ केस अ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू यू। क्या वो एक अक्यूट रैपिडली डेवलप्ड केस आपके पास लेके आ रहा है, या वो एक क्रॉनिक नेचर का केस आपके पास लेके आ रहा है? ये डिसाइड करेगा कि आपकी केस टेकिंग किस प्रकार की होगी। Seeing that in acute diseases the chief symptoms strike us and become evident to the senses more quickly, and hence much less time is requisite for tracing the picture of the disease and much fewer questions are required to be asked। अगर कोई acute केस लेके इंसान आपके पास आएगा, तो हनीमैन कह रहे हैं ये डिफरेंस क्यों है केस टेकिंग में, क्योंकि अगर कोई acute केस आपके पास लेके इंसान आ रहा है तो आपको उसमें कम चीजें पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें उसमें सामने दिखती हैं, एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंट। 2 दिन पहले सर्दी लगी, इंसान भूलता नहीं, अच्छा हाँ मैं बाहर गया था, मैंने ठंडा खा लिया था, मैं भीग गया था, मैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं यहाँ चला गया था, मैं वहां ऐसा कुछ खा लिया था उल्टा सीधा। ये अगर रिसेंट हुआ है तो इंसान को याद रहता है, तो हमें कॉजेशन निकालने में आसानी होती है। यही अगर कोई क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आपके पास आता है और आपको कॉजेशन निकालना हो,
अब वो 5 साल से 10 साल से पीड़ित है उस बीमारी से, ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, पता नहीं कब से, उसको खुद ही नहीं याद ये पहली बार कब स्टार्ट हुई थी। अब आपको वहां निकालने में आसानी होगी या जो 2 दिन पहले की बीमारी स्टार्ट है वहां निकालने में आसानी होगी? तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि अक्यूट डिजीजेस की केस टेकिंग थोड़ी इजी होती है, चीजें सेल्फ एविडेंट होती हैं, कम चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। यहीं पर हनीमैन कहते हैं that then in a chronic disease which has been gradually progressing for several years in which the symptoms are much more difficult to be ascertained। अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, 15-20 साल से चलती चली आ रही है, इसमें सिम्टम्स का निकालना, अब पहली बात तो और क्या डिफिकल्टीज होती हैं अक्यूट डिजीजेस में, आपके पास जब मैं 2 दिन पहले अगर मुझे कोल्ड हुआ, अब जो मेरे प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं मैं आपको तुरंत दिखाने आ रहा हूं, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं और मैं भी अच्छे से उसको बता पा रहा हूं। अगर 15 साल पहले आई थी तो 15 साल पहले क्या सिम्टम थे, कौन सी दवाइयां खाई, उसके बाद क्या का क्या हो गया है, ये आपको नहीं पता। शायद इस समय जो क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आपके पास पिक्चर लेके आ रहा हो, वो असली पिक्चर ही ना हो डिजीज की। इतनी दवाइयां खाई है उसने, इतनी एंटीबायोटिक्स खा चुका है वो, कि अब पूरी डिजीज पिक्चर चेंज हो चुकी है। तो इसलिए डिफिकल्ट होता है एक क्रॉनिक डिजीज की केस टेकिंग और इन कंपैरिजन टू एक अक्यूट डिजीज की केस टेकिंग। यहां पर मैं आपको एक और चीज में ध्यान दिलाना चाहूंगा। वन सेकेंड। यहां पर आपने याद करिए, जब हम लोग अफोरिज्म 5 पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था यहां पर कि विच रोड टू टेक। ये हमने बोला था केस टेकिंग के पहले हमें डिसाइड करना होता है कि जब पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपसे बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी केस टेकिंग को ढाल लो कि अक्यूट केस है तो ढूंढो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, जो अफोरिज्म 5 में हनीमैन कहते हैं, वो चीज ढूंढने की कोशिश करो। और वहीं पर अगर ये क्रॉनिक केस है, लॉन्ग स्टैंडिंग इंसीडियस काइंड ऑफ केस है, तो यहां पर होल हिस्ट्री वाली जो बात आती है, फंडामेंटल कॉज ढूंढो क्या है, पूरी पास्ट हिस्ट्री में जाओ, फैमिली हिस्ट्री में जाओ और ढूंढो कि वो फंडामेंटल कॉज क्या है इस क्रॉनिक डिजीज के ओरिजिनेशन का। तो ये कौन सी रोड आपको लेनी है, इस डाइवर्जन पे सबसे पहले आप खड़े होते हो और ये रोड ही आपको बताएगी कि किस तरीके की केस टेकिंग आपको परफॉर्म करनी है। कि अक्यूट वे में केस टेकिंग परफॉर्म करनी है जहां पर हर चीज सेल्फ एविडेंट है, सिम्टम्स इजीली मिल पा रहे हैं, कॉजेशन इजीली मिल पा रहा है, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज इजीली असर्टेन कर पा रहे हैं, या फिर ये क्रॉनिक केस टेकिंग करनी है जहां पर आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है, पास्ट हिस्ट्री में जाना है, फैमिली हिस्ट्री में जाना है, इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री में जाना है और निकाल के लाना है कि क्या आखिरकार है जो ये चीज कॉज करता है। उस हिसाब से आपको केस टेकिंग अपनी परफॉर्म करनी है। अब इसी के फुटनोट में हनीमैन कहते हैं hence the following directions for investigating the symptoms are only partially applicable। अब यहां पर हनीमैन कह रहे हैं कि ये जितने ही डायरेक्शन अब मैं देने वाला हूं ये पार्शियली एप्लीकेबल है अक्यूट डिजीजेस के लिए। क्यों हनीमैन ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये जनरल डायरेक्शंस उन्होंने क्रॉनिक डिजीज को लेके ज्यादातर दिए हैं। हो सकता है आपको अक्यूट डिजीज के केस में जहां हर चीज आसानी से मिल रही हो, इतना डिटेल में ना जाना पड़े जितना डिटेल में केस टेकिंग आपको हनीमैन अब सिखाएंगे। हो सकता है वो सारी चीजें आपको इजीली मिल जाए, वो कॉजेशन मिल जाए, वो प्रोमिनेंट सिम्टम मिल जाए और आपका प्रिस्क्रिप्शन हो जाए अक्यूट केसेस में। इसीलिए ये जो आने वाले चीजें हैं जो आप सीखेंगे, दिस इज पार्शियली एप्लीकेबल फॉर अक्यूट डिजीजेस। एप्लीकेबल है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं एप्लीकेबल है, पर पार्शियली है। जरूरी नहीं है हर एक्यूट केस में आप उतने ही डिटेल में जाओ, पास्ट हिस्ट्री खोजने चले जाओ, फैमिली हिस्ट्री खोजने चले जाओ और सारी चीजें मिले आपको अभी के 2 दिन पहले के कॉजेशन में। तो इसको ध्यान में रखना है। अगले एफोरिज्म में हनीमैन कहते हैं दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ डिजीज फॉर विच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शंस। ये जो इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ अ डिजीज, दिस इज केस टेकिंग। ये जो इटैलिक्स में लिखा है यहां पर ब्रैकेट में करके अपनी बुक्स में केस टेकिंग लिख रहे, केस टेकिंग की हनीमैन बात कर रहा है।
for which I shall only give in this place general direction of which the particular will bear in mind only what is applicable for each individual case. वही बात हेनमैन फिर से दोहरा रहा है कि ये मेरे जनरल डायरेक्शंस हैं. अब ये आप जो आप है प्रैक्टिशनर, जो फिजिशियन है, वो दिमाग में रखेगा, will bear in mind only what is applicable for each individual case of disease. कौन से डिजीज के केस में कैसी केस टेकिंग करनी है, ये सब पढ़ने के बाद आपको दिमाग में रखना है. मैं आपको एक जनरल डायरेक्शंस बता रहा हूं केस टेकिंग. अब आप ध्यान रखिए कि ये जो मेरे पास सामने केस आया है, इसको किस तरीके से लेना है, किस प्रकार से लेना है, क्या चीजें पूछनी है, क्या चीजें नहीं पूछनी है. पर ये तभी आप कर सकेंगे जब आपको पूरा आइडिया होगा कि क्या चीजें पूछते हैं. ये जनरल डायरेक्शंस आप अच्छे से समझेंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें क्या पूछना है, उसमें क्या पूछना है. नहीं तो ये आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे. अब ये चीज करने के लिए, ये इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ डिजीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिजिशियन. क्या प्री रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं? डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन क्या है वो? नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस. अब वही अफोरिज्म 6 आप याद कर लीजिए यहां पर, जो हमने पढ़ा था, जहां पर हनीमैन बात करता है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की. हमने यहां पर पढ़ा था ना कि अन मीन्स नॉट, प्री मतलब बिफोर, और जुडाइज में इंफॉर्मेशन या जजमेंट. पहले से कोई भी बायस्डनेस नहीं रखनी है अपने अंदर, पहले से बायस्ड नहीं होना है, प्रेजुडिस नहीं होना है पहले से कि अच्छा ये चीज होगी तो यही होगी. कि अब आपके पास कोई पेशेंट आया है, मान लीजिए कल बारिश हुई थी, ठीक है ना, आपको पता है आपकी सिटी में कल बारिश हुई है, आपके पास पेशेंट आया सर्दी जुकाम लेके. अब आपने उससे क्वेश्चनिंग ना करके सीधे ये सोच लिया कि अच्छा हाँ कल बारिश हुई होगी, भीग भी गया होगा, उसी की वजह से हो रहा होगा, चलो ठीक है, वही बारिश से भीगने की वजह से एलिमेंट्स फॉर्म करके कौन सी दवाई है वो दे दे. ये नहीं करना है. पहले पूछो फिर लिखो. पहले पूछो कि किस वजह से हुआ, पता चलेगा कि वो बारिश में तो भीगा ही नहीं था, दिन भर घर में था, हीटर भी चला रखा था घर में, सर्दी लग रही थी. तो समझ में आना चाहिए कि क्या कॉजेशन है. ये बायसनेस नहीं रखनी है कि ये हुआ होगा इस वजह से हो गया होगा, एकदम नहीं. पूछो, हर डिटेल लो, उसके बाद अपना डिसीजन बनाओ. बिना पढ़े बिना समझे उस चीज को कुछ भी मत करो. ये अनप्रेजुडाइज्ड नेचर होना बहुत जरूरी है. To listen to the patient with an empty mind without forming any preconceived notion regarding his or her complaint, ये होना बहुत जरूरी है. एंड साउंड सेंसेस. अब ये साउंड सेंसेस की जब बात आती है, तो साउंड सेंसेस से आप क्या समझते हैं आप लोग, जब हनीमैन कह रहा है यहां पर कि साउंड सेंसेस होने चाहिए? कोई बताएगा आप में से? सर सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, जितने भी हैं 5, वो प्रॉपरली वर्क करने हो. तो ये प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा हमारी केस टेकिंग में? सर बोल तो दिया ऑब्जर्वेशन. हनीमैन ने कि जैसे, हाँ ठीक है, एक पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन. प्रैक्टिकली बताओ, तुम्हारे सामने पेशेंट है, उसमें तुम ये चीज कैसे अप्लाई करोगी, इस स्टेप को जो हनीमैन ने केस टेकिंग के लिखा है कि साउंड सेंसर्स आपके पास होने चाहिए. आप लोग बोलते हो कि ये 5 सेंसर्स सर जो हमारे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही. अब इन 5 सेंसर्स का इस्तेमाल प्रैक्टिकली बताओ कि कैसे करोगे. सामने पेशेंट है तो क्या चीज करोगे? एक हो गया ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? आगे लिखा भी है अटेंशन इन ऑब्जर्विंग. आप लोग एलन, हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? सर हम केसेज में सर कुछ डिजीज है सर, पुपिल देख के हम लोग करते हैं ना, तो उसमें भी सर साउंड सेंस होना चाहिए, हमारी आंखें अच्छे से काम करना चाहिए सर. ठीक है, आंखें अच्छे से काम करनी चाहिए, कोई भी डिजीज देखते हैं तो ठीक है. आप लोग के पास एलन की नोट्स है, मैंने बोला था एलन की नोट्स लाने को. किसी के पास एलन की नोट्स है? यस सर. एक बार उसमें कैलकेरिया फॉस खोलो. खोला?
जी सर। कैलकेरिया फॉस में राहुल जाओ और देखो कि सेकेंड पेज पे आई गेस एक सिम्टम लिखा होगा, सिर्फ 2 वर्ड का, इनवॉलेंट्री साइन, और ब्रैकेट में इग्निशिया दिया होगा। यस सर, दिया हुआ है। दिया हुआ है। तो ये Yes, sir. इनवॉलेंट्री साइन क्या होती है, कोई बताएगा? और इसको कैसे देखोगे, ये क्या सिम्टम है? सर जैसे कोई बोलते बोलते अपने हाथ पैर हिलाते रहता है, तो वो जानबूझ के नहीं हिला रहा होता, वो मतलब इनवॉलेंट्री होता है मूवमेंट। ये तो मीनिंग हो गया इनवॉलेंट्री का। साइन का मतलब क्या हुआ? ये एक बहुत ही पेक्यूलियर कीनोट सिम्टम है इग्निशिया का भी और कैलकेरिया फॉस का भी। इसमें पेशेंट आपके सामने आया हुआ है और आप बैठे हुए हैं, आप केस ले रहे हैं। वो दिन में मेरे अपनी बात बताने के हर एक सेंटेंस के बाद लंबी लंबी सांसें लेगा, हर चीज बोलेगा, हाँ डॉक्टर साहब ये चीज भी थी और ये पैर में भी बहुत दर्द रहता है। हर चीज के बाद इनवॉलेंट्री है, अपने आप नहीं, वो कर नहीं रहा है, ये हो रही है। और ये आप नोटिस कैसे करोगे? जब आपके पास ये साउंड सेंसेस होंगे, आप लग रहे हो अपना, वो बोल रहा है, आप उस पर ध्यान रख रहे हो, आप नीचे सर झुका के, अच्छा अच्छा पैर में दर्द होता है, अच्छा अच्छा यहाँ होता है, अच्छा अच्छा ये चीज होती है। कान भी खुले रखो, एक साथ हर साउंड सेंसेस का खुला होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नोट डाउन करने में लगे रह गए सर झुका के, तो ये चीज आप मिस कर दोगे। अगर आपके कान नहीं खुले होंगे तो ये इनवॉलेंट्री साइन मिस कर दोगे आप। अगर आप सर झुका के सिर्फ लिखते रह गए तो उसका एक्सप्रेशन, वो चीज बताते हुए, अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि आपको खाने में क्या पसंद है, वो बोले सर मीठा पसंद है, अब आप सिर्फ सर झुका के सुने, आपने स्वीट डिजायर में लिख दिया। अरे उसकी तरफ देखो, जब वो मीठा कह रहा है तो उसके चेहरे का हाव भाव क्या है। कोई मीठा एकदम चहचहा के कहता है, कोई मीठा एकदम हाँ सर मीठा खा लेते हैं। ये टोन ऑफ वॉइस कैसी है उसकी, सुनो। ये एक्सप्रेशन ऑफ द फेस व्हाइल टेलिंग दैट, वो परखो। उसके हिसाब से आपको इंटेंसिटी ऑफ अ सिम्टम पता चलता है कि ये क्रेविंग वाले लेवल का है कि ये जस्ट यहां खा लेते हैं वाले लेवल का है। और अगर क्रेविंग है तो हो सकता है, डिजायर है तो इंपॉर्टेंस है, अगर यूं ही खा लेता है तो इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी वहां पर। तो इन बारीकियों को परखने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए आपके साउंड सेंसेस का होना बहुत जरूरी है। आंख कान खोल के सुनना जिसको कहते हैं। स्मेल हो रही है, अब आप साउंड सेंस का एक और तरीका लो। आप पढ़ते हो कैडेवरस ऑर्डर, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, पेशेंट आएगा तो एकदम बदबूदार रहेगा, नाक ही नहीं आपकी हो रहेगी वैसी, तो आप कैसे पहचानोगे? पूरा के आपका ध्यान सिर्फ उसके सिम्टम्स पे हो गया, आप केस लेने में लगे हो। आपने ये नोटिस नहीं किया कि जब वो पेशेंट क्लिनिक के अंदर आया तो जो पेशेंट क्लिनिक के अंदर पहले से बैठे हुए थे वो उधर के बाहर चले गए। आप जब उस पेशेंट जब आपके केबिन में आया तो आपने देखा कि एक अजीब सी बदबू केबिन में हो गई है जो पहले नहीं थी। ये आप कैसे नोटिस करोगे? जब आपके पास साउंड सेंसेस होंगे। मटीरिया में लिखा पढ़ लेते हो कैडेवरस ऑर्डर, ये ऑर्डर वो ऑर्डर ऑफ द बॉडी, स्वेट स्मेल। अब एक और स्वेट का एग्जांपल लो। एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्वेट होती है नाक के टिप पर, एकदम यहां पर, कहीं नहीं होगी चेहरे में, सिर्फ यहां पर। ये मेरे पास एक फोटो भी है, मैं भूल गया आज आपको फोटो दिखाना। ये मैंने एक पेशेंट के अंदर अपनी ओपीडी में देखा था। जब मैं उसका केस ले रहा था तो केस लेने के दौरान जब मैंने उसके चेहरे के टुवर्ड्स देखा तो अचानक से मैंने देखा कि नाक के सिर्फ इस पोर्शन पे थोड़े 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 पसीने के ड्रॉपलेट्स हैं। उसने ये चीज मुझे खुद नहीं बताई, जब मैंने देखा और फिर मैंने उसके बारे में इंक्वायर किया कि यहां पर आपको पसीना रहता है क्या, तो बोलता है हाँ डॉक्टर साहब पूरे चेहरे पे तो नहीं रहेगा लेकिन यहां पर पसीना जरूर रहेगा। अब ये बताओ ये कितना पेक्यूलियर सिम्टम है कि वैसे स्वेट नहीं है पूरे इस पे चेहरे पे स्वेट नहीं है, बस यहां पर स्वेट है।
अगर आपके साउंड सेंसेस नहीं है होते तो क्या ये आप निकाल पाते, क्या ये परसीव कर पाते? आप नहीं कर पाते। तो इस वजह से जब भी आप केस लेने बैठते हैं तो आंखों को खुला रखिए, कान को खुला रखिए, नाक को खुला रखिए, हर चीज के ऊपर अपनी नजर बनाए रखिए। इसी चीज को वही अटेंशन इन ऑब्जर्विंग जो बोल रहे हैं यानी, एंड फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज। फिडिलिटी मतलब सत्य के प्रति निष्ठा रखिए, जो सच है उसी को लिखिए, अपने मन से बना के चीजें मत लिखिए, जो पेशेंट कह रहा है उसी को लिखिए, खुद से कुछ भी बनाइए मत कि हाँ चलिए आप प्रेजुडाइज हो गए, आपने लगा कि अच्छा ये आधा सिम्टम इस रेमेडी का कह रहा है तो मैं पूरा कर देता हूं उसको, हाँ हाँ ये अच्छा यही होगा आपका। नहीं, जो वो कह रहा है उसको उस भाषा में ही लिखिए और उसी तरीके से रखिए। अगर आपने यहाँ पर केस लेते दौरान ये कर दिया कि ये यही होगा, ये प्रेजुडिस आ गया आपके अंदर, तो वही आपका केस खत्म, वही आपका सिमिलम चेंज हो जाएगा और वही आपकी केस टेकिंग खत्म हो जाएगी और वही आपकी जो क्योर करने की उम्मीद से वो पेशेंट आया है आपके पास, वो वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ही आप प्रेजुडाइज हो गए, उसके केस लेने के दौरान ही आपने सिम्टम्स में अडल्ट्रेशन कर दिया। तो फिडेलिटी होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। अगर ये साउंड सेंसेस, ये फिडेलिटी, ये अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, ये अटेंशन इन ऑब्जर्विंग आपके अंदर नहीं है तो यू विल मिस द पिक्युलैरिटीज ऑफ केस। हो सकता है उन्हीं पिक्युलैरिटीज में आपकी रेमेडी छुपी हो, और अगर वो छुपी रह गई तो आप उस रेमेडी तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वो केस चला गया आपके हाथ से, एक बार आगे बढ़ गया तो ना पेशेंट वहां वापस आएगा और ना आप आ पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट अफोरिज्म पे। नेक्स्ट अफोरिज्म में हनीमैन कहते हैं द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ द सफरिंग। अच्छा, अब हनीमैन नेक्स्ट अफोरिज्म में हमें बताते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे सिम्टम्स के। यहां पर लिख लेना सोर्सेस ऑफ सिम्टम। कहां कहां से आपको ये सिम्टम पता चलेगा? पहली चीज कहां से पता चलेगा? पेशेंट से पता चलेगा। पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग्स। वो खुद आके आपके पास बताएगा कि मुझे क्या परेशानी है, कब से है, कैसे है। दूसरी चीज, दूसरी सोर्स ऑफ सिम्टम क्या होते हैं? वो होते हैं दोज अबाउट हिम, मतलब अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट जो उसके साथ आ रहा है। टेल व्हाट दे हर्ड हिम कंप्लेंट ऑफ हाउ ही हैज बिहेव्ड एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड इन हिम। कि जब से ये बीमार पड़ा है डॉक्टर साहब बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, जब से ये बीमार पड़ा है एकदम शांत हो गया है, जब से बीमार पड़ा है रोए पड़ा है, जब से बीमार पड़ा है हंस रहा है। ये चीज पेशेंट आपको खुद नहीं बताएगा, जो उसके आसपास वाले लोग हैं जो उसके साथ 24 घंटे रहते हैं वो आपको बता पाएंगे। खासकर जब आप केस टेकिंग करते हैं छोटे बच्चों की, तो यहां पर अटेंडेंट वाले में ना जब मदर का जो होता है वो लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा आपको कुछ नहीं बताएगा। मदर उसकी बता पाएगी कि हाँ ये ऐसा करता है, ऐसे बिहेव करता है, ये खाता है, ये नहीं खाता है। ये सारी चीजें आपको मदर से मिलेंगी या फादर से मिलेंगी, या फिर केयर टेकर ऑफ दैट बेबी, नैनीज होती हैं आजकल हर किसी के घर में, वो बता पाएंगी पर्टिकुलरली आपको उनके हैबिट, बच्चे के हैबिट्स के बारे में। रात को बच्चा सोते समय खर्राटे ले रहा है, रात को बच्चा किस पोजीशन में सोता है, रात को बच्चा सोते समय पसीना आता है या नहीं आता है, ये आपको पेरेंट्स बता पाएंगे, ये बच्चा खुद नहीं बता पाएगा। नींद में चलना, नींद में पेशाब हो जाना, एन्यूरेसिस, ये सारी डिटेल्स पेशेंट खुद डिटेल में नहीं बता पाएगा अगर बच्चा है तो। ये आपको पेशेंट अटेंडेंट से, खासकर केस टेकिंग ऑफ अ चाइल्ड में मदर से या फादर से इंक्वायर करनी पड़ेगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज निकलती हैं। किस पोजीशन, नी एल्बो पोजीशन, मेडोराइनम प्रोमिनेंट है, नी एल्बो पोजीशन मेडोराइनम। तो इस चीजों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा सोर्स होता है। तीसरा सोर्स होता है what the physician sees, hears and remarks by his other senses। यही वही जो हम पीछे पढ़े, sound senses, what there is of an altered or unusual character about him। तो तीन चीजें, एक जो इंसान पेशेंट आके खुद आपको बता रहा है, जो उसका अटेंडेंट आपको इन्फॉर्म कर रहा है,
और तीसरा जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये तीन होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ सिम्टम ड्यूरिंग केस टेकिंग। He writes down accurately all that the patient and his friends have told him in the very expression used by them. जो तरीके से, जिस जगह पे जो चीज वो बोल रहा है उसको उसी एक्सप्रेशन में लिखो। आपको डायग्नोसिस समझ में आ गई, मतलब ये नहीं सीधे लिख दो कि अपेंडिसाइटिस, सीधे लिख दो कि हाँ लिवर में ये पेन हो रहा है या किडनी के ये पेन हो रहा है तो ये स्टोन होगा, तो सीधे रीनल स्टोन, रीनल कैल्कुलाई। ये नहीं करना है। क्या है दर्द, कैसा है दर्द, क्यों है दर्द, कब से है दर्द, ये चीजें जो पेशेंट बता रहा है उसको लिखना है। सीधे रीनल कैल्कुलाई लिख दोगे तो प्रिस्क्राइब क्या करोगे, थेरेप्यूटिक करोगे क्या? दर्द कहाँ होगा, लोकेशन नहीं पता होगी, सेंसेशन नहीं पता होगी, कब आता है कब जाता है नहीं पता होगा, तो क्या रीनल कैल्कुलाई पे दवाई दे दोगे? तो बर्बेरिस दे के खत्म हो जाएगा केस फिर तो इसी वजह से एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन में वो पेशेंट आपको बता रहा है उस तरीके से ही नोट करो। और जब उस तरीके से नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें प्रेजेंट कर रहा है, सिम्टम्स एंड साइंस क्या है अभी पेशेंट के। कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ ही अलाउज देम टू से ऑल दैट दे हैव टू से एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम इंटरप्टिंग देम अनलेस दे वॉन्डर ऑफ टू अदर मैटर्स। जब पहली बार आप किसी को पूछते हो कि हाँ जी बताइए क्या परेशानी है, तो तुरंत वो बोलना स्टार्ट करता है ना जब, तो इसको एकदम बीच में रोक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको टोक दिया तो उसके यहीं पर हम फुटनोट पढ़ेंगे कि एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ द नैरेटर and all they would have said at first does not again occur to them in precisely the same manner after that। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे दिमाग में एक फ्लो, जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं एक बनता जा रहा है। ये मैंने प्री डिसाइडेड तो किया नहीं है, मैं अब ये बोलूंगा, अब ये एग्जांपल पेश करूंगा, ये जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूं वैसे आता जा रहा है। अब इसी के बीच में किसी का माइक खुल गया और एकदम से इंटरप्शन आ गई, नॉइज आ गई, तो मेरा ब्रेन का ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाएगा और फिर मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा। अच्छा मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं क्या बोल रहा था, और फिर वही एक्सप्रेशन में चीजें नहीं आएंगी जो मैंने पहले बताने वाला था, वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। और इसी चीज का हमें केस टेकिंग में ध्यान रखना चाहिए कि जब पेशेंट बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट मत करिए। शुरुआत में ही केस के उससे एक चीज बोल दीजिए आप, द फिजिशियन एडवाइजेस देम एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन टू स्पीक स्लोली। आपके पास पेशेंट आए तो जब आप केसिंग शुरुआत कर रहे हैं उसी से पहले बोल दीजिए अपनी जो भी परेशानी आप मुझे बताएंगे धीमे धीमे आराम आराम से बताइएगा और डिटेल में बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप एक एक परेशानी को डिटेल में बताइए, जल्दबाजी मत करिए। ये पहले ही केस लेने के बोल दो, फिर पेशेंट को भी समझ में आ जाएगा, उसको एजुकेट करो। ये आपका कर्तव्य है। पेशेंट को नहीं पता है होम्योपैथी की केस टेकिंग कैसे होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको आराम चाहिए, उसको आपसे मतलब नहीं कि आपको क्या लेना है लोकेशन में, सेंसेशन में। वो पड़ा अपनी परेशानी बोलेगा, वो तो चाहता है कि सुने कोई मेरा दर्द में करा रहा है वो। ये आपको उसको एजुकेट करना है कि होम्योपैथिक केस टेकिंग में ये चीजें होती हैं, हमें नोट करना इंपॉर्टेंट होता है। कृपया धीमे कहिए, कृपया धीमे बोलिए, ये आपका कर्तव्य बनता है टुवर्ड्स द पेशेंट एंड इट विल हेल्प यू ओनली for finding the simillimum and eventually it will help him because he will be the one who will get the relief after that। तो उसकी भलाई के लिए उसको ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। In order that he may take down in writing the important parts of the what the speakers say। ये क्यों है? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है हमें केस टेकिंग के लिए। हमारी दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है नहीं। बोलते हैं ना चाचा चौधरी की कॉमिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। भाई हम तो है नहीं चाचा चौधरी, हम तो साबू हैं जिसका दिमाग नहीं है, बस बल है हमारे पास आजकल ज्यादातर। तो उस वजह से हमें नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आके आपके सामने कुछ बोलूंगा आप तुरंत अच्छा ये लाइकोपोडियम, अच्छा ये कैल्केरिया कार्ब, ये अच्छा पूजा, ये बेलेडोना, ऐसा नहीं दिमाग चलता हमारा। हमको हर चीज नोट डाउन करनी है। और क्यों हम ऐसा कर भी नहीं सकते? क्योंकि हमें सिंगल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमें टोटलिटी बनानी है। और टोटलिटी बनाने के लिए हर चीज ध्यान रखने के लिए नोट डाउन करना जरूरी है।
अगर आप प्रिसाइसली नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप एक सिम्टम की पिक्चर कैसे बनाएंगे टोटलिटी की? One of the most important thing is securing the image of the sickness to preserve its simplicity, what the patient tells us in his own way, unless he distresses from the important things. अब ये एक पॉइंट यहाँ पर कैंट भी बोल रहे हैं, हनीमैन भी बोल रहे हैं, कैंट का 23। अच्छा हाँ, फिलोसफी में केस स्टडी के साथ साथ आप लोग एक काम करिएगा, एच ए रॉबर्ट्स फिलोसफी में और कैंट फिलोसफी में के केस टेकिंग के जो लेक्चर्स हैं इनको जरूर साथ में पढ़ते रहिए। ये भी आपका केस टेकिंग की नॉलेज को एनहांस करते हैं। बताया वही जाएगा जो ऑर्गेनॉन में बताया जा रहा है, पर एक एक्स्ट्रा एनहांसमेंट होती है, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है अबाउट हाउ टू टेक अ केस। अब यहां पर केंट और हनीमैन एक बात कहते हैं कि अपने टॉपिक से अलग मत होने दो, अगर जा रहा है अलग तो उसको खींच के वापस ले आओ। पता चला आपको बताते बताते कुछ लोकेशियस पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपको बताना चालू किया, अब उसको तो बोलने में मजा आ रहा है, वो पहुंच गया एक कंप्लेंट से अपनी सास पे पहुंच गई, सास से अपने घर वालों पे पहुंच गई, घर वालों से अपने इस पे पहुंच गई, और पहुंचते पहुंचते पहुंचती जा रही है और आप सुनते चले जा रहे हैं। हमें तो इंटरप्ट नहीं करना है भाई, हम इंटरप्ट नहीं कर सकते, ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाएगा। अरे वहां पर बाहर पेशेंट आपके और भी वेट कर रहे हैं, किसी का ट्रेन ऑफ थॉट नहीं तोड़ोगे तो फिर सारी ट्रेनें निकल जाएंगी बाहर की। अपनी कंप्लेंट के रिगार्डिंग जहां तक वो बोल रही है उस रिगार्डिंग उतनी चीजें जो आपकी केस टेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है, वहां तक उसको बोलने दो। उससे बाहर जा रहा है तो उसको घुमा के इंटरप्ट करके फिर वापस लाओ कि अच्छा ये सब चीजें तो छोड़िए, अब ये बताइए कि इस चीज के बारे में आप क्या बता रही थी, फिर वो बोलेगी, फिर उसको बोलने दो, फिर जहां बाहर जाए फिर वहां से लेके आओ। नहीं नहीं, ये चीज मैं नहीं पूछना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस चीज के रिगार्डिंग आप क्या बता रही थी, फिर उससे बोलने दो। तो यहां पर उसको कन्फाइन भी करना है एक तरीके से हमें, नहीं तो आप ज्यादातर फीमेल पेशेंट की कहानियां ही सुनते रह जाएंगे। But as long as he confines his information to his own suffering, let him tell in its own way. और हाँ, जब बता रही है तो अपने तरीके से बता रही है विदाउट इंटरप्शन। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, डॉक्टर LM खान सर की एक बुक आती है, हाँ कुछ बुक्स पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो आपको केस टेकिंग के लिए पढ़नी पड़ेगी अगर आपको चीज डिटेल में सीखना है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो है केस परसीविंग नो दाइसेल्फ बाय डॉक्टर LM खान। इस डिटेल में इतने प्रैक्टिकल वे में मुझे नहीं लगता किसी भी केस टेकिंग की किताब में आपको मिलेगा। और ज्यादातर मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये क्योंकि मैं राशिद सर से सीखता हूं, मैंने केस टेकिंग वहां पर सीखी है उनकी क्लिनिक पे जाके, तो मैं लाइव सीखा हूं कुछ चीजें मैंने ऑर्गेनॉन से पढ़ी हैं सीखी हैं, कुछ चीजें मैंने उनके बुक से सीखी हैं, तो एक एमैल्गमेट करके मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। एक पियरे स्मिथ ऑथर है, उनकी किताब आती है द आर्ट ऑफ इंटरोगेशन, वो लेना बहुत जरूरी है, वो भी एक अच्छी किताब है केस टेकिंग के रिगार्डिंग। बाकी आपकी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है ही है, फिलॉसफी की किताबें हैं ही। अब एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था, यहां पर डॉक्टर LM खान सर एक चीज बोलते हैं कोलैटरल थिंकिंग के बारे में। वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो हनीमैन कहते हैं ना कि ट्रेन ऑफ थॉट मत तोड़ो, सॉरी उसको वापस लाओ इंटरप्ट करके जब वो बाहर जा रहा हो, या केंट बोल रहे हैं कि उसको वापस लाओ इंटरप्ट करके, तो डॉक्टर LM खान सर एक चीज बोलते हैं यहाँ पर, एडिशन करते हैं, ये चीज तो डिनाई नहीं करते हैं पर उसमें एक चीज ऐड करते हैं। कभी कभार पेशेंट जब ये चीजें बोलता है ना बोलते बोलते, तो कहीं ना कहीं ये उसके सबकॉन्शियस माइंड की ही चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसी में उसके पेशेंट की पेक्युलैरिटी मिल सकती है। तो कभी कभी उसको ये सोचते रहे, जब बोलती जा रही है तो उसको रोकना नहीं ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा बाहर भी जा रही हो, क्योंकि अगर वो जो सोच रही है जो बोल रही है हो सकता है उसमें ही आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो आपकी प्रिस्क्राइबिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो कभी कभार ये भी आप सोच सकते हैं, ये भी दिमाग में आप रख सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अटेंडेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, वेरियस क्रेविंग और अवर्जन। अब आपको कोई क्रेविंग और अवर्जन नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे पेशेंट आते हैं होम्योपैथिक केस में, ये बहुत होता है कि, और ये मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अडल्ट आपके पास आएंगे, आप पूछेंगे ना खाने में क्या पसंद है, अरे ये क्या पूछ रहे हैं आप, बहुत हम तो सब खा लेते हैं, तो सारी दवाई दे दें आप, ऐसा तो नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अटेंडेंट में, अब कोई अडल्ट आ रहा है, उनकी वाइफ है, जो बना रहा है उसको पता है कि क्या खा रहा है और ज्यादा क्या खाता है और कम क्या खाता है, जो खा रहा है उसको बताने में दिक्कत हो रही है,
तो यहाँ पर अटेंडेंट से आप वाइफ से पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं खाना, कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हैं, कौन सा स्वाद पसंद करते हैं। तो वाइफ होगी या मदर होगी या जो भी होंगे वो तुरंत बताएंगे, अरे इनको ये बहुत पसंद है, यही जब जब देखो यही बनवाते रहते, इनको ऐसा स्वाद बहुत पसंद है, अरे नमक तो ये इतना खाते हैं कि ऊपर से भी डाल के खाएं। ये कुछ पेक्युलैरिटीज, ये कुछ क्रेविंग, अरे ये चीज एकदम नहीं खाते हैं। मीठा मीठा तो इनको दिख जाए तो ये नजर पलट लेते हैं, मीठा एकदम, इनको बस तीखा खिला दो। ये जो चीजें हैं ये आपके अटेंडेंट बता पाएंगी ज्यादा अच्छे तरीके से कभी कभार। तो ये ऑब्जर्वेशंस आप अटेंडेंट से भी ले सकते हैं, खासकर बच्चों के केस में, पर अडल्ट्स में भी ये होता है। बिहेवियर टुवर्ड्स कंपनी, वांट लाइट और डार्कनेस। अच्छा, अब ये चीजें आई, कंपनी कैसी लगती है। दिन भर आप कभी कभार पेशेंट रहेगा तो वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा, जब आप पूछोगे उसके अटेंडेंट से, साथ वालों से, कि अकेले रहना पसंद करता है या साथ में किसी के रहता है, या घर में ही रहना पसंद करता है या बाहर जाना पसंद करता है, बच्चों के केसेस में खासकर ऐसा होता है। तो मदर बताएगी कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि बच्चा तो आपको बता नहीं रहा है, नहीं ये बाहर बहुत खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, दिन भर बाहर रहता है, इजिली दूसरों की गोदी में चला जाता है, किसी की गोदी में भी नहीं जाता है, रोने लगेगा, सिर्फ मेरी गोदी में रहता है। ये भी बताता है आपको कि वो कंपनी पसंद करता है कि नहीं करता। और ये आपको बच्चा नहीं बताएगा छोटा, ये आपको इंक्वायर करना है। वांट लाइट और डार्कनेस, रात में भी लाइट जला के सोएगा, लाइट कम होगी तो वो लाइट के बिना नहीं रह सकता, उसको लाइट चाहिए ही चाहिए। और अंधेरा ही पसंद करता है, दिन में भी रात में भी, हर समय पर्दे डाल लेगा घर में जिससे कि कहीं से भी रोशनी ना आए। उसको एकदम अंधेरा पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, लाइट अच्छी नहीं लगती, आवाज अच्छी नहीं लगती, नॉइजेस अच्छी नहीं लगते। और ऐसे ही एनवायरनमेंट के अदर डिटेल्स आपको अटेंडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है रादर देन द पेशेंट, क्योंकि हो सकता है उस पेशेंट ने ये चीज अपनी अंदर ऑब्जर्व ही ना करी, पर जो उसके साथ रह रहे हैं। मेरा एक रूममेट था अपने कॉलेज में, और वो रूममेट, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन उसको डार्कनेस इतनी पसंद थी, आप मानेंगे नहीं, कि उसने हमारे रूम में चौकोर बंद कर रखे थे, विंडोज चौकोर चौकोर काट काट के, जस्ट बिकॉज उसको डार्कनेस पसंद है, उसको लाइट एकदम नहीं पसंद। अगर गलती से भी रात में मैंने पढ़ने के लिए लाइट ऑन कर ली तो उसका वही मूड ऑफ हो जाता था, बहुत गाली देता होगा मुझे वो इस चीज के लिए, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी, उसको लाइट एकदम, मतलब उसके चेहरे के अच्छा खासा हंस रहा होगा, और अगर आपने रात में लाइट जला दी, उसके चेहरे के हाव भाव देख लेते आप, उससे समझ सकते थे उसको लाइट कितनी इरिटेट करती है। और दिन में भी वो पर्दा लगा लेगा, उसको चौकोर बंद करेगा, सनलाइट भी ना आए। इस लेवल तक का था कि वो अमेज़न डिलीवरी वाला जब आता था तो वो बाहर नहीं जाता था, जस्ट कुछ दूरी चल के हमें बाहर जाना होता है ऑर्डर लेने के लिए अपने घर से या कहीं भी, वो उतना भी नहीं जाता था, और हर चीज अमेज़न से मंगाता था। क्यों? क्योंकि मुझे सूरज में नहीं जाना है, मुझे दिक्कत होती है। गेट तक नहीं जाता था, पीछे वाले गेट पे अगर ऑर्डर नहीं आया तो कैंसिल कर देता था, मैं आगे वाले गेट पे नहीं जाऊंगा, इस लेवल का। तो ये चीजें आपको मैं बता पा रहा हूं, हो सकता है वो आपको उतनी अच्छे तरीके से ये चीज ना बता पाए, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूं एंड आई वाज हिज अटेंडेंट। ऐसे ही चेंज ऑफ टेम्पर ऑफ और अदर मेंटल कंडीशंस, वही जो मैंने आपको बताया था कि छोटा बच्चा है, जब से बीमार हुआ है इरिटेबल है, जब से बीमार हुआ है रो रहा है, क्या मेंटल लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर एन इलनेस, ये आपको अटेंडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं रादर देन द पेशेंट हिमसेल्फ। क्योंकि अगर इरिटेबल होगा तो वो तो आपसे भी इरिटेट हो रहा होगा, आपके क्वेश्चन से भी इरिटेट हो रहा होगा, और जब तक आप इसको और अच्छे से इंक्वायर करने के लिए आपको अटेंडेंट से पूछना पड़ेगा ये ऐसे है पहले से ही है या अभी ऐसा हुआ है जब से बीमार पड़े। नहीं सर वैसे तो एकदम फ्रेंडली है, हर किसी से बात करता है, अभी जब से बीमार पड़ा एकदम चिड़चिड़ा हो गया, कुछ पूछो सीधा जवाब नहीं दे रहा है। तो ये चीजें इंक्वायर तब होंगी। अब फिजिशियन का रोल एज एन ऑब्जर्वर, क्या क्या चीजें आपको ऑब्जर्व करनी। अब सबसे पहले जब पेशेंट को, एक फेमस ऑथर है स्टॉलवर्ट है हमारे, वो कहते हैं कि, सॉरी कोई एंट्री ले रहा है, हाँ, वो कहते हैं कि जब आपकी केस टेकिंग तब से स्टार्ट हो जाती है जब पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर करता है, तब से आपका केस टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब पेक्युलैरिटी इन गेट देखो, कहीं वो लंगड़ा के तो नहीं चल रहा है, कहीं वो स्पाज्मोडिक टाइप का तो नहीं चल रहा है, कहीं वो एकदम एकदम टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं चल रहा है। क्या चीज परेशानी कर रही है, ये गेट अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है, कब से है, ये आप इंक्वायर करो। इन शेकिंग ऑफ हैंड, इट्स कोल्ड और वार्म, ड्राई और मॉइस्ट,
जब हमारी केस टेकिंग में राशिद सर ने हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई है कि हर पेशेंट का ऐसे करके दोनों हाथ को उसको ऐसे रखने को बोलो, और उसके बाद आप अपने पीछे वाले पार्ट से, यहां से उसके हाथ को ऐसे छुओ, उसके गाल को ऐसे छुओ, उसके माथे को ऐसे छुओ, उसकी नाक को ऐसे छुओ, और टेम्परेचर देखो। अगर हाथ को छू रहे हो और कोल्ड और क्लैमी है, आप जब ऐसे छूते हो तो कोल्ड और क्लैमी, पसीने से भरा हुआ ठंडा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेशन ऑफ विच रेमेडी? कोई बता पाएगा? कोल्ड एंड क्लैमी हैंड्स कौन सी रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है? डॉक्टर क्लार्क ने लिखा है इस बारे में, डॉक्टर मार्गरी ब्लैकी कहती हैं इस बारे में, उन्होंने तो बहुत डिटेल में लिखा है इस बारे में। एनीवन? अरे गैसी करो, गलती तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? सर कैलकेरिया कार्ब। एकदम करेक्ट आंसर। हीपर सेल्स भी होती है, कैलकेरिया कार्ब भी होती है, पर क्लार्क ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। क्लार्क अपनी मटीरिया मेडिका में लिखता है, क्योंकि हम कैलकेरिया का, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि हम कैलकेरिया कार्ब इस महीने पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको कैलकेरिया के कुछ एग्जांपल देते रहूंगा, उसको भी नोट करिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि हाथ मिलाने पे कैरेक्टरिस्टिक हैंडशेक बोलता है क्लार्क। सॉफ्ट कैसे हाथ होंगे? हाथ मिलाओगे जब कैलकेरिया का पेशेंट से, बोनलेस, गद्देदार हाथ, एकदम सॉफ्ट, एकदम बोनलेस, लगेगा ही नहीं हड्डी है, बस गद्दा गद्दा जैसा फील होगा। कोल्ड होगा, ठंडा हाथ होगा, और क्लैमी होगा। मतलब क्लैमी मतलब वेट, पसीना भरा होगा। यही ड्राई, रफ, एकदम रफ हाथ है, हाथ छुओ तो ऐसा लगा अपना हाथ खराब हो गया। सल्फर। मार्जरी ब्लैकी जो ऑथर है, वो इतना कहती है कि आप किसी भी दवाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके हैंडशेक से। उन्होंने अलग अलग दवाइयों का, जब हम कैलकेरिया कार्ब के बारे में पढ़ेंगे, हम इस बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि हर दवाई को इतना तक कहती है कि अगर मैंने हाथ मिला के मैं बता सकती हूँ कि ये कौन सी दवाई है। तो इतने इंपॉर्टेंट होता है ये। अब ये ऑब्जर्व कर पाते हो आप जब आप उस चीज को, आपको एज अ फिजिशियन आपको ये पता होगा कि ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। नेल्स देखो उसके, जब आप ये हाथ देख रहे हो तो दोनों हाथ उसको बोलो ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। नेल्स नोटिस करो, ब्लैक तो नहीं हो रहे हैं, नेल्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, रिजेस तो नहीं है। रिजेस जो होते हैं ना, ट्रांसवर्स रिजेस, आर्सेनिक का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है नेल्स में। तो ये सब चीजें, कलर तो शाइनी है कि नहीं, ग्लॉसी है कि नहीं, ये सब चीजें। एडजस्टमेंट ऑफ द पेशेंट विद द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ द रूम और चैम्बर। अब मेरी पेशेंट क्लिनिक पे आ रहा है, गर्मी का मौसम, एकदम भयंकर गर्मी हो रही है, मैंने एसी चला रखा है। पेशेंट आते ही कहता है डॉक्टर साहब एसी बंद कर दीजिए, एसी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, एसी एकदम बंद कर दीजिए। और डॉक्टर साहब पंखा भी बंद कर दीजिए, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और जुलाई का मौसम है, जून का मौसम है। अब ये सही चीज है? ये नॉर्मल है? यहीं पर कोई जनवरी में आके मुझसे बोल रहा है कि डॉक्टर साहब एसी चालू कर दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है डॉक्टर साहब, पसीना निकले पड़ा है। अब ये नॉर्मल है? अगर मान लीजिए आपकी क्लिनिक में कोई विंडो नहीं है, तो थोड़ा एजिटेट सा हो रहा है, धीमे 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 धीमे। मैंने पूछा क्या हो गया? डॉक्टर साहब बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लग रहा है, कोई खिड़की लगवा लेते आप क्लिनिक में, ऐसी जगह एक खिड़की होनी चाहिए सर क्लिनिक में, खिड़की नहीं होगी ना तो अजीब सा लगता है। ओपन एयर की डिमांड। अब ये आप तभी देख सकोगे जब आपको ऑब्जर्वेशन पावर तेज होगी, आप देखोगे उसके हाव भाव, देखोगे तो देखोगे कैसे बैठ रहा है, क्या कर रहा है, वो नोटिस करोगे। अब पता चला आपके पास आया, आपने बोला अरे पेशेंट है, पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चला देता हूँ, उसको कुछ नोट डाउन नहीं किया। हाँ आप लो, जनवरी में भी एसी लो, एंजॉय, पेशेंट हो आप। अरे वो उसका पेक्युलैरिटी है, उसको नोट डाउन करो। एनी बैड ऑर्डर, इट्स नेचर एंड सोर्स। ये हमने अभी साउंड सेंसेस के में और डिस्कस किया ही। किसी प्रकार की बदबू तो नहीं है पेशेंट में जब वो आपके रूम में एंटर कर रहा है तो। द एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड लेके वो आया है, इजी गोइंग है, रिजिड है, इंट्रोवर्टेड है, थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड है, ज्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, डिमांडिंग वे में बोल रहा है, फियर एंजाइटी के साथ बोल रहा है, कैसा एटीट्यूड प्रेजेंट कर रहा है वो आपको।
एक कोई आया और मेरे से आके बोलता है, डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं, जल्दी ठीक कर दीजिए सर। एक कोई आके बोल रहा है, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा ना मैं, मतलब बड़ा परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत परेशान हूँ सर, इसी की वजह से मेरी नींद नहीं खराब हो गई है मेरी। तो क्या ये दोनों पेशेंट का एटीट्यूड सेम है, या क्या ये चीज नोट करने के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए? तो इस चीज को भी ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग, नीटनेस, क्लीनलीनेस, अब किस तरीके के कपड़े पहन के आ रहा है, ये तक इंपॉर्टेंस रखता है। आर्सेनिक का एक केस मैंने सुना था किसी से, अब मुझे याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलर ऑथर, कहीं पढ़ा था या मैंने सुना था, मुझे याद ये है कि केस याद है और क्या देखा गया था वो याद, कि एक 8 या 7 साल की बच्ची जो आर्सेनिक जिसको दिया गया था, वो किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे आती है और वो एक फ्रॉक पहन के आती है, वाइट, एकदम क्लीन वाइट फ्रॉक, एकदम जैसे नए लिया हुआ हो, एक एक क्रीज उसकी क्लियर है, एक एक एकदम परफेक्शन जो बोलते हैं कपड़ों में। और अगर उसका थोड़ा सा भी वो क्रीज कहीं खड़े होने से, या मदर कहीं बैठा रही है उसको गोदी पे बिगड़ रही है, तो वो इरिटेट हो रही है, मम्मी मेरी ड्रेस खराब हो रही है, आप क्या कर रहे हो, वो उठ के फिर पहले क्रीज ठीक कर रही है। ये भी एक फास्टिडियसनेस का एक तरीके का एंगल ऑफ सीइंग है। और जब आप मदर से इंक्वायर करते हो ये हर चीज ऐसी ही रखती है कि आपकी, या ड्रेसेस के बारे में कुछ ज्यादा पर्टिकुलर है, अरे डॉक्टर साहब पूछिए मत, इसकी पता नहीं 8 साल की है कि 18, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जब से ये पैदा हुई है इसको हर चीज अपनी ऐसी रखती है, कोई कपड़ा इसका मैं छू नहीं सकती हूँ, और हर चीज एकदम नीट एंड क्लीन रखेगी। थोड़ा सा भी दाग लग गया अगर फ्रॉक में तो बस छोड़ देगी, मैं नहीं पहनूंगी, धो के लाओ, तुरंत उतार देगी। तो ये चीजें अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप इंक्वायर नहीं करोगे, अगर आप इंक्वायर नहीं करोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे, और वो फास्टिडियसनेस छुपी रह जाएगी आपकी नजरों से। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज व्हेन एक्सप्लेनिंग द सिम्टम, किस तरीके का हाव भाव है, वही मैंने बोला, जब सिम्टम बता रहा है तो उस समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों का कैसा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा, उसके चेहरा कैसा है उस समय पे ये जानना। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये मुझे भी अच्छे तरीके से आता है, बिकॉज आई एम वेरी यंग एट माई प्रोफेशन, वेरी वेरी यंग। ये विद टाइम विद एक्सपीरियंस ही आता है, जितने ज्यादा पेशेंट देखते हैं उतने ज्यादा आपको ये एक्सपीरियंस होता है, उतना ज्यादा आप सीखते हैं। पर हाँ, अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आप शायद कभी भी नहीं सीखेंगे, और अगर ये आपको ध्यान है तो आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जब पेशेंट आएगा तो आप देखने की कोशिश करेंगे, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए ये बताना जरूरी है। मैं क्या बता रहा था, बॉडी लैंग्वेज बता रहा था आप लोग को, आई थिंक सो। हाँ, बॉडी लैंग्वेज की जब बात आती है तो वो किस तरीके से सिम्टम को बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। कभी कभार हम जैसे बोलते हैं किसी की डेथ के बारे में वो बता रहा है, किसी एक सैड इवेंट के बारे में आपको बता रहा है, तो कभी कभार यहाँ पर चेहरा देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक केस याद आता है अपनी ओपीडी का, जहां पर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 9 महीने के जब बच्चा उसके पेट के अंदर था, तो माँ की शायद फादर की डेथ हो गई थी। तो मैंने जब उसके फादर की डेथ के बारे में थोड़ा इंक्वायर किया, तो यार डॉक्टर साहब बूढ़े तो थे ही, जाना तो था ही, ऐसा कुछ मुझे खासकर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को एक्सपेक्टेड भी था कि हाँ ही विल, क्योंकि अब उनकी तबीयत ऐसी ही थी। तो उस ग्रीफ का, अब वहां पर आप एलिमेंट्स, आपने इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री में देख लिया फादर की थे, तो आप तुरंत लिख के एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स ऑफ लॉस ऑफ लव्ड वंस, ये नहीं कर सकते। और वहां पर वो चीज ली भी नहीं गई थी। उस बच्चे की किस्टिंग हो रही थी और मदर की इंट्रायूट्राइन उस समय पूछ रहे थे, तो उस चीज को आप वहां नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपने देखा, मैंने उसके हाव भाव देखे, उसके बॉडी लैंग्वेज देखी, उसका वे ऑफ स्पीकिंग देखा, उसका टोन ऑफ स्पीकिंग, उसकी आंखें देखी। अब यहीं पर बताते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाए। 9 महीने पहले जब बच्चा, अभी बच्चा 4-5 साल का है, वो 5 साल पहले जब 9 महीने पेट में थी उस दौरान डेथ हुई थी फादर की, और अभी बताते समय आंख में आंसू आ जा रहा है, रोना नहीं रोक पा रही है। अब ये ग्रीफ लोगे या वो ग्रीफ लोगे, बताओ। तो ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोन ऑफ द वॉइस एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन,
Does he or she speak in a demanding manner, very friendly, shy, यही जो मैं आपको चीजें बताई हैं, exaggerated, witty, inappropriate, expressive, introvert or in any other way? Is he or she drowsy or dull? अब आपके सामने आया एकदम एक्टिव है कि एकदम डल बैठा हुआ है, एकदम यूं 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 करके बैठा हुआ है, एकदम यूं चचहा के बैठा हुआ है. How is the vivacity and energy of his expression and eyes? The mood of the patient in himself and in relation with the doctor. Depressed, worried, anxious, afraid. अब ये अलग अलग मूड किस तरीके से आपसे पेश आ रहा है वो, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में भी आपके इंपॉर्टेंट होता है. आपने दवाई दी, पहली बार पेशेंट आया था एकदम यूं, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, बस ठीक हो जाऊं अब तो मैं, हाँ ठीक है अब तो है वो है. दूसरी बार आपने दवाई दी तो पेशेंट आता है और कहता क्या है, अरे डॉक्टर साहब एकदम सब बढ़िया सर, हाँ हाँ सारी, अरे कंप्लेंट तो जब से दवाई खाई कोई कंप्लेंट तो आई नहीं सर. तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है. ऑर्गेनॉन की बुक है तो अफोरिज्म 253 खोलो एक बार. 153 तो सब लोग जानते हैं, PQRS सिम्टम. अफोरिज्म 253 खोलना एक बार, कोई भी जिसके पास बुक हो. कोई खोल रहा है? Yes, sir. अफोरिज्म 253 एक बार पढ़ना. Among the signs that in all diseases, especially in such as are of an acute nature, inform us of a slight commencement of amelioration, of aggravation that is not perceptible to everyone, the state of mind and the whole demeanor of the patient. यहां पर रुको. The state of mind and the whole demeanor of the patient. इस demeanor को सर्कल कर लो. ये जब डिमीनर बोल रहा है हैनिमैन तो क्या बात कर रहा है? ये होल डिमीनर ऑफ द पेशेंट, यही उसके हाव भाव की बात कर रहा है कि किस तरीके का हाव भाव है. हो सकता है उसकी कंप्लेंट्स में 19-20 का ही आराम आया हो, लेकिन उसका हाव भाव एकदम चेंज हो गया है. जमीन आसमान का फर्क है. तो 253 को याद कर लेना और ये समझ लेना कि तुमने सही प्रिस्क्रिप्शन किया है और ये सही वे में प्रिस्क्रिप्शन जा रहा है. यहीं पर पेशेंट आता है, सिम्टम तो बहुत इंप्रूव हो गया लेकिन हाव भाव और बिगड़ गया है. तो समझ जाना कि ये केस सही पोजीशन पे नहीं जा रहा है, ये डिग्रेस ही कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. ठीक है. अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्शन, न्यूट्रिशन, स्टैचर. अब कैल्केरिया कार्ब, एक बार कोई एलन की नोट से आपके पास कैल्केरिया कार्ब खोलो और शुरुआत की सेंटेंस पढ़ो कैल्केरिया कार्ब के एलन की नोट से, जो भी आपके पास, जिसके पास भी बुक है. सर ल्यूकोफ्लेगमेटिक से. हाँ शुरुआत से पढ़ो. ल्यूकोफ्लेगमेटिक, ब्लॉन्ड हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आईज, फेयर स्किन, टेंडेंसी अब टू ये लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आईज, फेयर स्किन, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसी को कहते हैं. यहीं पर कैल्केरिया फॉस में जाओगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा. देखना कैल्केरिया फॉस का शुरुआत का पढ़ो. फॉर पर्सन्स अनेमिक एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, आप देखो डार्क हेयर एंड आईज. कैल्केरिया कार्ब है, गोरा है, फ्लैबी है, फ्लफी है. यहीं पर कैल्केरिया फॉस क्या है? डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क आईज, डार्क हेयर और पतला, लीन थिन हो जाएगा. वहां फ्लफी था. ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है और ये देख के आप डिफरेंशिएट कर सकोगे. यहीं पर यहां हनुमान यही चीज की बात कर रहे हैं. स्टडी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, वही जो बोला, पेल है, अनीमिक पेल है, या एकदम प्लेथोरिक है, बेलाडोना जैसा, पफी है, एडमेटस है. बहुत सारे अलग अलग होते हैं. अभी हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा. और ऑन दी अदर हैंड अफेक्शनेट, एंग्री, कनिंग, विलियस, स्टूपिड. कैसा लुक? राइटर कार्ब का बोलते हैं ना, एक स्टूपिड लुक होता है फेस पे कि मुझे पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है, कुछ अंदाजा नहीं है. वेग लुक जो बोलते हैं. Any visible objective finding as eruption, warts, fingernails, sweat, imperfection of the teeth. अब वो हंस रहा है या जब आपसे बात कर रहा है तो आप दांत देख रहे हैं तो आगे के दांत एकदम टेढ़े मेढ़े हो रहे. ये एक तरीके का सिफिलिटिक माइज्म को डिनोट करता है, डिफॉर्मिटी ऑफ टीथ एट अ वेरी यंग एज. फिंगरनेल्स कैसे हैं? स्वेट जो मैंने बताया, नाक वाली जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी वो चीज हो गई. तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब
एक इसमें चीज और आती है, जब आप जा रहे हो, किसी वजह से पेशेंट आपके पास नहीं आ पा रहा, इतना बीमार है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जब आप कंसल्टिंग फिजिशियन जाता है देखने के लिए पेशेंट को, या फिर आप ओपीडी में ड्यूटी लगी है और कोई एडमिट है और आप उस एडमिटेड पेशेंट को देखने जा रहे हो, आपकी ड्यूटी में आपके राउंड हुए, आप देखने जा रहे हो, तो आप वहां पर क्या नोटिस करोगे? डेक्यूबिटस सबसे पहली चीज, किस प्रकार से वो, किस तरीके से लेटा हुआ है, किस एंगल पे लेटा हुआ है, क्योंकि ये बताता है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस जगह, किस पोजीशन पे है। और अगर कैसे नहीं होगा तो उसको इरिटेशन चालू हो जाएगी, यहां पर भी दवाइयां आती हैं। रूम कैसा है, किसी के घर में देखने गए हो तो वो चाह रहा है एकदम अंधेरा कर दो, जब बीमार है जब आप, तो उसको अंधेरा चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए, या उसको एकदम लाइट, सारी लाइटें जला दो और बाहर से भी लाइट ले आओ। पंखा कूलर चाहिए, पंखा कूलर नहीं चाहिए, गर्म हीटर चाहिए, गर्म हीटर नहीं चाहिए बीमारी के दौरान। ये सारी चीजें, पेशेंट की सराउंडिंग टाइडी है अनटाइडी, बीमार इतना है कि बेड से उठ नहीं पा रहा है कि आपके पास दिखाने आ जाए, लेकिन बुला बुला के सबको ये हटाओ यहाँ से, इसको ये हटाओ, अरे इसको यहाँ से हटाओ, ये बेडशीट सीधी करो, इसमें दिमाग ज्यादा है उसका। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है। आपको कैसे वेलकम कर रहा है, 105 104 बुखार का पेशेंट है और आप जैसे ही एंटर में, आइए आइए डॉक्टर साहब आइए आइए, होता है ये 104 5 पे का पेशेंट ऐसे करता है, ये सिम्टम है एक दवाई का। और कोई है कि 101 100 ही फीवर है, लेकिन एकदम ड्राउजी पड़ा हुआ है, आप आए हो, आपको उसको पता ही नहीं आप आ गए, हाँ करा रहा है ऐसे करके, उसको पता ही नहीं है आप आ चुके हो, आप देख रहे हो। तो ये सारी चीजें नोटिस करना। ये जो मैंने आपसे बात की, जो डॉक्टर अविन खान सर भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स इट नीड्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बट वन शुड कीप ऑल दिस पॉइंट इन माइंड व्हेन गोइंग थ्रू केस परसीविंग।